हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का मॉडल सेट 1 देखेंगे। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट 2 से 3 और देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का होंगे, पिछले साल का होंगे। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कहाँ से हम लोग करेंगे? तो जो जैक बोर्ड द्वारा पहले से निर्गत किया गया है मॉडल सेट, उसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग भी साथ में मिल करके चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कराएंगे और कुछ कुछ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन के लिए दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आंसर आपको बतला देंगे, लेकिन आप लोग को भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से आंसर आएगा, ताकि आप इसमें परफॉर्म अच्छा से कर सके। और जो नहीं समझ में आएगा वो आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। और वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा और उसके बाद हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पर। सभी निर्देश आप लोग को मालूम होगा। सब्जेक्ट विषय है, कक्षा 11th है आपका, पूर्णांक 40 नंबर का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, 40 प्रश्न होंगे, प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से एक चूज करना है और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। इसलिए वहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, जो नहीं बनेगा उसको भी टिक आउट कर देना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग बढ़े तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि भौतिकी के लिए क्या कर रहा है कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक यानी भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो ये जो हमारे वैज्ञानिक थे वे हमारे क्या थे? एच.जे. भाभा। क्या थे? एच.जे. भाभा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई प्रणाली नहीं है? कौन सा इकाई प्रणाली नहीं है? तो आप लोग को ऑफलाइन क्लास में हम आपको बतलाए थे कि जो हमारा एसआई यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, एमके सिस्टम होता है, ब्रिटिश पद्धति होता है, क्या क्या सब बतलाए थे। तो ए नंबर था है, बी नंबर भी हो जाएगा, सी नंबर भी हो जाएगा, लेकिन डी नंबर हम आपको नहीं बतलाए थे। क्यों? क्योंकि डेसिमल कोई भी इकाई प्रणाली नहीं है, इसलिए जो आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, डेसिमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर आपको बोल रहा है कि एसआई प्रणाली में मौलिक इकाई है। एसआई प्रणाली में मौलिक इकाई है। तो एसआई प्रणाली में जो हमारा मौलिक इकाई है वह क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो एसआई प्रणाली में जो हमारा मौलिक इकाई होगा, ऑप्शन नंबर आप बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब कैसे होगा? आप लोग के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो चलिए इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो पहले हम क्लियर कर ले कि आंसर जो हमारा होगा ए ही होगा। क्यों होगा इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मीटर एसआई यूनिट में आता है, ठीक है, किलोग्राम आता है, सेकेंड भी आता है, एम्पियर भी आता है, केल्विन भी आता है, मोल भी आता है और कैंडेला भी आता है। जबकि वहीं अगर हम बात करें अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मोल, केल्विन, कूलम। कूलम किसी का भी यूनिट में नहीं आता है। 3rd नंबर ऑप्शन में अगर हम बात करें तो 3rd नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका है मीटर आता है, न्यूटन आता है, सेकेंड आता है, एम्पियर आता है, केल्विन आता है, कैंडेला आता है, मोल आता है, केल्विन आता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा यहाँ पर नहीं आएगा वो क्या आएगा? केल्विन नहीं आएगा। क्या? तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड इस प्रकार से बोले तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4th क्वेश्चन में देखिए आपको सॉल्यूशन करना है, लेकिन इसका हम आप लोगों को पहले फार्मूला भी बतलाए थे कि कैसे सॉल्यूशन होगा, तो हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर बतलाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन करें कि एक वाहन आधी दूरी v1 की चाल से और आधी दूरी v2 की चाल से चलती, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा? तो इसका जो औसत चाल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 2v1 v2 अपन में v1 प्लस v2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको आप लोग सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करके कमेंट में आप लोग पिन करेंगे। नहीं आएगा वहाँ पर आपको पूछना है कि इसको आप सॉल्यूशन करा दीजिए, हमसे नहीं हो पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक वेग के बारे में बात किया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक निश्चित समय में गति किस दिशा में, किस वस्तु की दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा औसत वेग। औसत वेग के आधार पर ही हम लोग इसको क्लियर करते हैं और कंपेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है कि
प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा क्या होता है? तो जो हमारा प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा होता है ना, वह क्या हो जाता है? आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटे में जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर पर सेकंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग होगा। तो इसको तो आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा, हम इसको आपको आंसर सिर्फ बतला देते हैं। जो आंसर इसका आएगा वो हमारा 3 रेड पर सेकंड आएगा। 3 रेड मतलब 3 रेडियन पर सेकंड, याद रखिएगा। रेड मतलब यहाँ पर क्या है? रेडियन पर सेकंड आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में बोल रहा है कि त्वरण क्या कर रहा है? जो त्वरण हमारा है वह किस प्रकार की राशि है? त्वरण किस प्रकार की राशि है? तो त्वरण जो हमारा होता है आप लोग को मालूम है पहले से, सदिश राशि है। कैसा है? सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है कि एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है, शक्ति बराबर इतना, द्रव्यमान बल बराबर इतना, वेग बराबर इतना, तो किस दिशा में यह सदिश रेखा का इसका निहित होगा? तो इसको जब कैंसिल टोटल हम लोग करेंगे तो 2 दिशा होगा, 2 डायरेक्शन आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगना आम बात है, ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं? तो इसको तो आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे, क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग जो कपड़ा को झटका देते हैं, नहीं उसको झाड़ते हैं, अपन नॉर्मल भाषा में बात करें तो होता क्या है कि कपड़ा तो हमारा गति में आ जाता है, जबकि कपड़ा में मौजूद जो पानी होता है ना वह विराम अवस्था में रहता है। किस में रहता है? विराम में रहता है, जिसके कारण पानी जो है कपड़ा से अलग हो जाता है। तो यह जो हम लोग स्टडी करते हैं वह किससे संबंधित है? तो यह न्यूटन की गति के पहला से संबंधित है, दूसरा से संबंधित है, तीसरा से, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है न्यूटन की गति के पहला से संबंधित है, क्योंकि इसी में हम लोग पढ़े हैं क्या? जड़त्व का नियम। और यह जो पानी और विराम अवस्था और गति अवस्था होता है जड़त्व के नियम से ही आधारित होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो गोली चलाने के बाद हम लोग पीछे हटने का जो अनुभव करते हैं उसके पीछे जो मेन कारण क्या होता है? एक्शन अपोजिट रिएक्शन, यानी हम लोग बोल देते हैं कि क्या? क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया। लेकिन जैसे हम इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है कि क्योंकि गोली के पास कम रेखीय संवेग होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कम रहता तो वह पीछे की ओर ज्यादा नहीं करें, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होता है। जी बिल्कुल, अधिक रेखीय संवेग होता है, जिसके कारण वो हमको पीछे की ओर झटका महसूस कराता है या हटने का अनुभव कराता है। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर ही हो जाएगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बोल रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। क्या है? एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसका भार होगा। तो अगर इसका मान लीजिए द्रव्यमान m बराबर है 2 kg, तो आखिर इसका भार क्या होगा? तो भार क्या होता है? वेट ही हमारा क्या होता है? बल है, बल ही भार है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। F बराबर ma होता है। F बराबर आप बोल सकते हैं क्या? ma। तो ma की बात करें, इस पर भी आप वैल्यू पुट करके आगे इंप्रूव कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। हम आपको आंसर बतला देते हैं क्या हो जाएगा इसका। 12 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 19.6 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 19.6 न्यूटन। और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं बनेगा कमेंट में पिन करना है, हम आपको वहां पर फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है आपका कि चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। यह समझाया जा सकता है, किसके आधार पर यह समझाया जा सकता है? तो अगर मान लीजिए वह चलती हुई बस में ब्रेक मारते हैं, अचानक से रुक जाता है, या फिर मान लीजिए चलती हुई बस
या फिर बोल सकते हैं विराम अवस्था में हम बैठे हैं और अचानक से गाड़ी स्टार्ट होता है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। इस प्रकार की जो भी क्रियाएं होते हैं ना, सभी हम लोग किस में पढ़ते हैं? जड़त्व में। किस में पढ़ते हैं? जड़त्व में। तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, विरामा का जड़त्व, गति का जड़त्व और डायरेक्शन का जड़त्व। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? फर्स्ट लॉ में। तो यानी कि जो इसका भी आंसर जो होगा ना आपका, वह फर्स्ट लॉ ही होगा और न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित होगा। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा तो न्यूटन के पहले नियम से ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से किया जा सकता है या समझा जा सकता है। तो टकराव में कह रहा है कि कणों के बीच में जब वो टकराव होगा तो संवेग संरक्षण निम्न में से किसके से समझा जा सकता है? ऊर्जा का संरक्षण होगा, केवल न्यूटन का पहला नियम या न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन के तीसरे और नियम, दोनों नियम से। तो यहाँ पर जो हमको देखने को मिलेगा, दोनों देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जब एक कण दूसरे कण से या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? इन लोग दोनों में संवेग में परिवर्तन होगा। क्या में परिवर्तन होगा? संवेग में परिवर्तन। और जब संवेग में परिवर्तन होता है तो यह सेकंड नियम को शो करता है। किस नियम को शो करता है? सेकंड। और जब ये आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागेंगे। किधर जाएंगे? विपरीत दिशा में। तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो यह थर्ड नियम को पालन करता है। किस नियम को? थर्ड नियम को पालन करता है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी न्यूटन के दूसरे नियम और तीसरे नियम दोनों हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 करें 15। 15 में बोल रहा है कि m द्रव्यमान, क्या बोल रहा है? m द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है। इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होगा। तो घर्षण चैप्टर में आप लोग इसको पढ़े होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पिंड का द्रव्यमान, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आधारित रहेगा, पिंड के द्रव्यमान पर वह आधारित रहेगा। इसी के आधार पर वह काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किसी भी तरह की टक्कर में, क्या किसी भी तरह के टक्कर में क्या होगा? रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होती है, गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है, ए और बी दोनों होती है, और डी नंबर करें ना ए और ना बी। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आती है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि जो इसमें संवेग में हमेशा क्या होगा? संरक्षित रखेगा अपने आप को, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने ऊंचाई। और यहाँ पर हमारा क्या बच गया? तो हम लोग पढ़े स्थितिज ऊर्जा मतलब U बराबर mg h। m तो दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, बच क्या गया? g। g हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। तो बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल बराबर होता है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है? कार्य के बराबर। जितना कार्य होगा उतना ही बल विस्थापित होगा, याद रखिएगा। तो इसलिए कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम देखें तो यहाँ पर बोल रहा है, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर कि किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क, क्या कर रहा है? किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप होता है? तो किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क जो होता है बल के घूर्णी अनुरूप होता है। किसके होते हैं? बल के। T इक्वल टू हम लोग पढ़े क्या है? FD पढ़े है ना। तो यानी कि F हमारा क्या है? बल है। इसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। 20 नंबर में आपको देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? याद रखिएगा, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के द्वारा, यानी कि FD हम बोल सकते हैं। क्यों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमारा D हो सकता है। तो ये जो हमारा होता है ना टॉर्क होता है, क्या होता है? T बराबर टॉर्क होता है। तो याद होना चाहिए आपका आंसर जो इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा?
तो जो इसका कोणीय संवेग होगा आपका वह घूर्णन की धुरी पर होगा। क्यों अब होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियर बोल रहा है कि केंद्र से गुजरते हुए, किससे? केंद्र से गुजरते हुए अक्ष पर घूम रहा है। तो केंद्र के अकॉर्डिंग कब वह घूमेगा? जब उसका घूर्णन गति होगा, यानी कि किसी एक सेंटर के लोग गोले गोल घूमेगा, इसलिए जो हो जाएगा घूर्णन धुरी पर होगा। किस पर होगा? घूर्णन धुरी पर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? 22, कि किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति निर्भर नहीं करती। जी बिल्कुल, क्या कर रहा है? किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति निर्भर नहीं करती। तो वह आखिर कौन है? ग्रह का द्रव्यमान है, ग्रह की त्रिज्या है, पिंड का द्रव्यमान है, या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। तो हम आप लोग को पहले भी बतलाए थे कि भार और द्रव्यमान में अंतर। क्या बतलाए थे? भार और द्रव्यमान में अंतर। क्या बतलाए थे हम आप लोग को? कि जो हमारा भार होता है ना, और एक द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। तो जो भार होता है ना, ये चेंज हो जाता है, यानी ये चेंज हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? यानी पिंड का द्रव्यमान, यानी इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो है वही रहेगा। उसी प्रकार से बोल सकते हैं निर्भर किस पर नहीं करती है? तो द्रव्यमान पर, पिंड का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण है। पृथ्वी की सतह पर जो है गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या है? तो पृथ्वी के सतह पर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का कारण है वह क्या है? ध्रुव पर अधिकतम, ध्रुव पर अधिकतम होना। कैसे? ध्रुव जो हमारा होता है ना, एक दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, वहां पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण होता है, जबकि हमारा सी डी जो ऑप्शन है गलत हो जाएंगे। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोल रहा है कि किसी पिंड, क्या बोल रहा है? किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? तो किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर जो निर्भर करता है वह m के पावर 0 पर निर्भर करता है। m के पावर 0 पर करता है, यानी कि वहां पर जो उसका मास लिया जाता है वह एक फिक्स m के पावर 0 बराबर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे कि हाइड्रोलिक, क्या कर रहा है? हाइड्रोलिक ब्रेक के निम्न में से किस आधार पर काम करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर अगर बात करें तो वह जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यह हमारा आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम के आधार पर काम करेगा। पास्कल क्या थे? आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, पास्कल साहब क्या चीज का नियम हमको दिए थे। चलिए कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि कोई पिंड किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अंत में यह क्या होगा? एक निरंतर वेग से गतिशील करता रहेगा, या फिर क्या कर रहा है? घटते वेग से करेगा, बढ़ते वेग से करेगा, या तरल में आराम करने के लिए आता रहेगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? निरंतर वेग के साथ करता रहेगा। क्या करेगा? निरंतर वेग के साथ करता रहेगा। इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आपका कि श्यान बल निर्भर नहीं करता। श्यान बल यानी जो विस्कस फोर्स होता है हमारा वह नहीं डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? तो यह जो डिपेंड नहीं करता वेग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखित रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है वह कहलाता है क्या? तो यह जो हमारा कहलाता है, जानते हैं कि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे, क्रांतिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। करें एक स्टील के तार पर 2 किलोग्राम भार लादा जाता है, यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्तार आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या फिर डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या इसका हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ना वह हमारा हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा जी? 1/4 हो जाएगा। कब 1/4 हो जाएगा? जब 2 किलोग्राम भार का लादा जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कह रहा है कि सर्वोत्तम आदर्श कृषिका है। सर्वोत्तम आदर्श कृषिका है, तो सर्वोत्तम आदर्श कृषिका क्या हो सकता है? तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि चारकोल या दीपक उच्च तापमान पर गर्म किया जा सकता है। यह क्या पॉसिबल है? नहीं, गलत।
काले रंग के साथ लेपित धातु गलत है। कांच की सतह पर कोल्टर के साथ लेपित गलत है। खोखले बाड़े के अंदर काला हो गया और एक छोटा छेद होना, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 31 में बोल रहा है कि किसी गैस के 1 मोल के ताप T पर गैस के अणुओं के स्थानांतरित गति ऊर्जा क्या होगा। किस प्रकार है, ताप T पर गैस का स्थानांतरित गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो इसका जो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होगा वो आपका हो जाएगा 3/2RT। क्या हो जाएगा 3/2RT। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्लियर रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये जो आपका विशेषता नहीं है वह कार्य का, किसका, कार्य का। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है उष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं होती है। यह एक कथन है जिसके परिणाम स्वरूप क्या, तो जिसके परिणाम स्वरूप हमारा द्रव्यमान संरक्षण करेगा, नहीं गलत। गति संरक्षण करेगा, नहीं गलत। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करें उष्मा वेगी का प्रवाह करेगा, ये पॉसिबल है क्या। चलिए तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। उष्मा प्रवैगी का दूसरा नियम होगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको बोल रहा है कि एक इंजन की दक्षता मतलब आप लोग को मालूम होगा पहले से। एक इंजन की दक्षता 1/6 है। जब सिंक का तापमान इतना डिग्री कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दोगुनी हो जाती है। तो स्रोत का तापमान है, तो जो स्रोत का तापमान हो जाएगा वो 99 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। फिर से आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा सर आप कैसे मार दे रहे हैं, ये सभी ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में जरूर पिन कीजिए, हम इसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये काम करना होगा, कमेंट जरूर करना होगा, तभी जाकर के सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कर रहा है कि गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप है। गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर क्या होता है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को पहले से मालूम है आणविक गति रुक जाती है, अणुओं की गति क्या आ जाती है, जम जाती है, जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है, यानी कि एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह फॉलो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 36 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि गैसों में ध्वनि तरंग होती है। तो गैसों में ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो गैसों में जो ध्वनि तरंग होती है केवल अनुदैर्ध्य होती है। कैसा होती है, केवल अनुदैर्ध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है आपका कि कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करती तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा। अब आवृत्ति बराबर आप लोगों को तो फार्मूला मालूम है, उस आवृत्ति बराबर फार्मूला को रखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम आपको आंसर बतला देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 8 हर्ट्ज आ जाएगा। किसका किसका आ रहा है आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि आया कि नहीं आया, या फिर बतलाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बोल रहा है कि यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति क्या होगा। फिर यहाँ आपको वही क्वेश्चन आवृत्ति बराबर निकलना है, आवृत्ति कितना होगा। तो आप लोग को फिर से हम आंसर ही बतलाते हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा वह 1.3 हर्ट्ज हो जाएगा। कैसे होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है। निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है। तो सरल के लिए जो आवर्त नहीं है वह गुरुत्वाकर्षण, क्यों, क्योंकि इसके बिना वह आराम से सरल आवर्त कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि SHM क्रियान्वित करने के वाले कण पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो किस आधारित पर करता है, तो विस्थापन के सीधे अनुपातिक के रूप में करता है। विस्थापन के सीधे अनुपातिक के रूप में करता है। तो आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दे, ताकि उन लोग को भी इससे समझ में आ सके, बेनिफिट्स मिल सके। और एक जरूरी बात कि इसके बाद जो हम लोग हैं प्रीवियस ईयर का, यानी पहले जो है इससे 2022
ठीक है ना, या 21 का जो मॉडल सेट है उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। प्लस में हम क्या करने वाले हैं कि कुछ थ्योरी के लिए क्या करना है, थ्योरी का भी वीडियो आप लोग को मिलेगा, इसलिए अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दे और उन लोग को इन्फॉर्म कर दे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा जो कि एग्ज़ाम से पहले आपको अपने आप में 100% गारंटी दिलाएगा कि किस प्रकार से रिजल्ट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वीडियो कैसा समझ में आया या नहीं आया, तो कमेंट करें और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।